थिएटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम निम्मी क्वेश्चन बैंक के इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सारे प्रश्न आपके परीक्षा में इसी क्वेश्चन बैंक से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्लास। पहला क्वेश्चन दिया है कि डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन दिया है आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर रेजर, कम्यूटेटर खंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका विकल्प नंबर 3 कम्यूटेटर रेजर। देखेंगे ये जो भाग होता है, ये जो आपका पहला ऑप्शन दिया है आर्मेचर कोर, इसका जो सही आंसर सही होगा, इसका नाम होता है वाइंडिंग स्थापित। वाइंडिंग स्थापित। और इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो 4 दे रहा है कम्यूटेटर खंड, ये जो होता है आपका, ये जिसका बना होता है, ये होता है कठोर क्रसित कापर का। कठोर क्रसित कापर का बना होता है। और इसको जैसे बनाया जाता है, इसको यहाँ पर जो होता है आपका, इसको इस आकार का बनाया जाता है। और इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर जो लगा होता है, ये लगा होता है माइका। इसका नाम माइका होता है। ये जो माइका होता है, ये शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए बनाया जाता है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक। तीसरा है संचयी लंबी शंट यौगिक और चौथा ऑप्शन है संचयी लघु शंट यौगिक। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो हमारा होता है, जो हमारा शंट जो होता है, यहाँ पर ऐसे करके जब लगा होता है अमीटर के साथ, और यहाँ पर लोड होता है, यहाँ पर लोड होता है, ये हमारा शंट प्रतिरोध है। ये हमारा जब लगा होता है सीरीज में, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो हमारा पहला होता है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल विभेदी लंग शंट कंपाउंड। जो इसका पहला ऑप्शन दिया है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, यही आपका क्या है, सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। पहला दिया है कार्क स्क्रू नियम, दूसरा है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तीसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे, फ्लेमिंग ने 2 नियम दिया। फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 2 नियम दिया था, जिसको हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। जो दाहिना वाला नियम होता है वो जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है, जनरेटर के लिए, और जो बायां वाला नियम होता है वो हमारा मोटर के लिए होता है। तो इसमें हम जनरेटर में ईएमएफ वाहक की दिशा या ईएमएफ वाहक बल की विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं। मोटर में चालक की गति की दिशा बताते हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन में दिया है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका विकल्प नंबर 4 जो कि दिया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो
तो इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ईएमएफ बराबर होता है फाई जेड एन बटा में 60 गुणा में पी बटा में ए। इस फार्मूला को याद रखेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है? ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो इसके लिए फार्मूला जो होता है ई बी प्लस में आई ए आर ए बराबर में भी। यहाँ से अगर हम देखें तो ई बी बराबर होता है भी माइनस में आई ए इंटू आर ए। ये जो फार्मूला होता है ये हमारा मोटर के लिए होता है, मोटर के लिए। और एक जो होता है ई बी बराबर होता है भी प्लस में आई ए इंटू आर ए। ये जो होता है ये होता है जनरेटर के लिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर सही है वो है विकल्प नंबर थर्ड, ई बी बराबर भी माइनस आई ए इंटू आर ए, क्योंकि ये डीसी मोटर के लिए पूछ रहा है। अगर ये हमारा जनरेटर के लिए पूछता तो प्लस के जगह माइनस के जगह पे प्लस हो जाता। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखेंगे जो यक्स का भाग दिया हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया है ध्रुव की नोक, ध्रुव कुंडली, पोल कोर, पोल शू। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है पोल शू। इस ऊपर वाले जो भाग को कहते हैं इसका नाम होता है पोल योक। पोल योक होता है और इसी को हम लोग बॉडी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो बॉडी कहते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इस वाले भाग को पोल कोर कहते हैं। इसका नाम होता है पोल कोर, जिसके ऊपर बाइंडिंग फील्ड बाइंडिंग की जाती है, और ये वाला जो यक्स वाला भाग पूछ रहा है इसी को हम लोग पोल शू कहते हैं। इसी का नाम होता है पोल शू। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? डीसी जनरेटर का नाम क्या है? डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो इस डीसी जनरेटर का ऑप्शन दिया है शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। चूँकि इस जनरेटर में यहाँ पर उत्तेजक इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर उत्तेजक लगा है, उत्तेजक। और ये जो है ये आपका जनरेटर है, जनरेटर। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा अलग से उत्तेजित जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो याद रखेंगे जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर जो होता है वो क्या करता है? जनरेटर जो होता है वो हमारा मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देता है। जनरेटर जो होता है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो सही होगा वो होगा यांत्रिक। देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है ऊष्मा। तो ऊष्मा के लिए जो हमारा होता है वो होता है थर्मल पावर प्लांट जो होता है टीपी। थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो ऊष्मा को, हीट को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देता है। दूसरा दिया है आपका, तीसरा ऑप्शन दिया है रासायनिक ऊर्जा। तो याद रखेंगे जो हमारा सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? डीसी जनरेटर में
जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है लघु शंट यौगिक जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तीसरा ऑप्शन दिया है विभेदक यौगिक जनरेटर और चौथा है संचयी यौगिक जनरेटर। तो याद रखेंगे इसके लिए जो हमारा होता है फाई बराबर में फाई शंट माइनस फाई एस ई। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है दिया है विभेदी यौगिक जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन दिया है कार्क स्क्रू नियम, दूसरा दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो कि हमारा चालक की दिशा को बताता है, चालक की गति को जो बताता है वो है आपका दूसरा नियम, चालक की गति। पहला ऑप्शन जो दिया है वो है कार्क का स्क्रू नियम, ये चुंबकीय की दिशा बताता है, चुंबकीय बल की दिशा बताता है, चुंबकीय बल की दिशा। चलेंगे ऑप्शन नंबर जो तीसरा कह रहा है वो कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो याद रखेंगे जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है वो होता है ईएमएफ की दिशा को निकालने के लिए, विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम याद रखेंगे। और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है यही हमारा जो है आपका जनरेटर का सिद्धांत होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम होता है यही हमारा जनरेटर का सिद्धांत होता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है? तो हमारा ईएमएफ बराबर होता है बी गुणे में यल इंटू भी इंटू साइन थीटा, BLV इंटू साइन थीटा, जहाँ पे बी जो होता है बी बराबर होता है फ्लक्स का घनत्व, बी बराबर जो होता है वो होता है आपका फ्लक्स का घनत्व, यल बराबर जो होता है वो होता है आपका चालक छड़ की लंबाई, चालक छड़ की लंबाई। और जो हमारा थीटा साइन थीटा होता है वो होता है ज्या कोण, साइन थीटा जो होता है वो होता है ज्या कोण, भी जो होता है वो होता है वेग, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है विकल्प नंबर 3 BLV साइन थीटा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा निकालने के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि इस जो होता है कार्क का स्क्रू नियम होता है, कार्क स्क्रू रूल। तीसरा ऑप्शन दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो याद रखेंगे ये आपके वेग की दिशा को, ईएमएफ की दिशा को निकालने के लिए जो हमारा इस्तेमाल होता है वो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, ईएमएफ के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का होता है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? तो याद रखेंगे इस डीसी जनरेटर के जो भाग का नाम होता है वो होता, ऑप्शन दिया है स्टेटर, ध्रुव कोर, पोल शू और योक या फ्रेम। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, योक या फ्रेम। ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम लोग बेड प्लेट कहते हैं, इसका नाम जो होता है वो होता है बेड प्लेट। जो हमारा ये ऊपर का भाग दिया है, ये जो हमारा ऊपर का भाग दिया है इसको कहते हैं टर्मिनल बॉक्स, इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा टर्मिनल बॉक्स। और ये जो हमारा होता है इसका नाम जो होता है ये होता है आई बोल्ट, इसको कहते हैं आई बोल्ट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14 लिखा है 4 पोल डीसी जनरेटर के
डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? ऑप्शन दिया है 4, 8, 4, 6, 8 और 12। तो देखेंगे लैप के लिए जो फार्मूला होता है, लैप ए बराबर होता है पी, ए बराबर में होता है पी। तो ये जो फार्मूला लगता है ये होता है हमारा सिंप्लेक्स के लिए। सिंप्लेक्स के लिए ए बराबर पी होता है। और वेव में जब आएंगे, वेव में तो ए बराबर 2 रखेंगे। और डुप्लेक्स के लिए जब हमें ए का मान निकालना होता है तो ये होता है ए बराबर में पी गुणे में 2। ए बराबर में पी गुणे में 2। यहाँ पर पी जो है, पी का मान 4 दिया है तो 4 का गुणा 2 से कर देंगे, आंसर हमारा 8 आएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया है। तो हमारा सी विकल्प सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ऑप्शन दिया है साइड एंड प्लेट्स, प्लो लेमिनेशन, कम्यूटेटेड खंड, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट विकल्प सही होगा वो होगा आर्मेचर कोर लेमिनेशन, क्योंकि ये जो हमारा दिया हुआ है, जिस भाग को पूछ रहा है, ये लेमिनेटेड आर्मेचर कोर की पत्ती है। लेमिनेटेड आर्मेचर कोर की पत्ती है। तो इसका जो करेक्ट विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो याद रखेंगे डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं वो हमारे आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। दिया है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? वोल्टेज का निर्माण करें, फील्ड करंट कम करें, आर्मेचर शंट कम करें, और चौथा विकल्प दिया है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। तो याद रखेंगे जो हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व ये वोल्टेज को निर्माण के लिए होता है, वोल्टेज निर्माण के लिए। तो जो हमारा करेक्ट विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, वोल्टेज का निर्माण करें, जो कि हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया है, वोल्टेज का निर्माण करें। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध जो होता है वही संपर्क प्रतिरोध को मापता है, क्योंकि जो ब्रश होता है वो कम्यूटेटर पर दबाव बनाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कहता है? किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? पहला है पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, आर्मेचर वोल्टेज पाथ, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है? पहला ऑप्शन दिया है लॉन्ग शंट कंपाउंड, संचयी यौगिक, विभेदीय यौगिक, चौथा है लघु शंट यौगिक। तो याद रखेंगे जो शंट होता है यहाँ पर हमारा आर्मेचर है, यहाँ पर जो होता है
ये हमारा जुड़ा है, यहाँ से ऐसे करके जुड़ा है। यहाँ पर ये लोड है, ये जो है लोड है। ये जो हमारा शंट है, ये हमारा शंट है। तो यहाँ पर जो हमारा ये होता है, इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है लघु शंट यौगिक। ऑप्शन नंबर डी, लघु शंट यौगिक। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं? क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर जो होते हैं वो पटलित हैं? पहला है ताम्र हानि को कम करें, घर्षण हानि को कम करें, हिस्टैरिसीस हानि को कम करें, भंवर धारा हानि को कम करें। तो याद रखेंगे ये जो पटलित होता है, पहली बात याद रखेंगे जो हमारा आर्मेचर होता है, आर्मेचर जो होता है वो हमारा सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। तो याद रखेंगे जो लेमिनेटेड होता है, लेमिनेटेड का मतलब होता है पटलित, लेमिनेटेड का मतलब और होता है पटलित, या इसी को वार्निश कहते हैं, इसी को नाम होता है वार्निश। ये जो हमारा होता है पटलित इसीलिए करते हैं ताकि ये भंवर धारा को, ये जो होता है ये भंवर धारा हानि को कम करता है, भंवर धारा हानि को कम करता है। जो होता है ये होता है आपका 0.35 mm से 0.55 mm चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो है डी, भंवर धारा हानि को कम करें। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? आर्मेचर धारा कम करें, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, आर्मेचर का तापमान कम करें। तो जो डी ऑप्शन दिया आर्मेचर का तापमान कम करें, तो इससे प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं होता है। वो कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, इसका भी कोई प्रभाव नहीं होता है। पहला विकल्प दिया है आर्मेचर धारा कम करें। तो याद रखेंगे अगर हम धारा को कम करेंगे, आर को कम करेंगे, तो जो प्रतिरोध का मान होगा, जो प्रतिरोध को मान होगा, अगर धारा का मान हम कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। दूसरा विकल्प दिया है आर्मेचर वोल्टेज को ड्रॉप को कम करें। तो यही जो हमारा करेक्ट आंसर सही है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, क्योंकि जो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, आर्मेचर का जो प्रतिरोध आर होता है ये होता है 1 ओम से कम रखते हैं। इससे हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो कम होगा, इससे जो होगा वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में इसलिए चलाना चाहिए क्योंकि ये जो होता है अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करता है, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करता है। जनरेटर का जो छोटा वाला भाग होता है वो ढलवा से बनाया जाता है, ढलवा लोहे से, और बड़ा वाला भाग जो होता है वो ढलवा इस्पात से बनाया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कहता है? बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो याद रखेंगे पहला दिया है अधिक लोड कनेक्ट करें, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण
करने में विफल होने का क्या कारण है? पहला, ढीले ब्रश संयोजन, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज का निर्माण अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो कारण होता है वो होता है फील्ड प्रतिरोध जो है क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। हमेशा याद रखेंगे, वोल्टेज को निर्माण के लिए हम जो करते हैं फील्ड प्रतिरोध का जो मान रखते हैं वो क्रांतिक प्रतिरोध से कम रखते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? तो देखेंगे इसका जो आंसर पहला दिया है शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, स्वयं उत्तेजित जनरेटर। कहने का मतलब ये है कि जब शंट जनरेटर जो होता है ये जो होता है इसका प्रतिरोध आर्मेचर के साथ समांतर में जब लगा होता है शंट का प्रतिरोध जो होता है तो इसी को हम कहते हैं शंट जनरेटर। इसी का नाम क्या होता है? तो ये होता है शंट जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? एयर गैप को कम करें, क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, चुंबकीय हानियों को कम करें। चौथा दिया है एयर गैप को समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम जानते हैं फील्ड वाइंडिंग जो पोल शू होता है क्या होता है? जो हमारा पोल शू होता है इसका दो उपयोग होता है। जो पहला उपयोग होता है वो होता है फ्लक्स को एक समान बनाए रखना। फ्लक्स को एक समान बनाए रखता है, फ्लक्स को समान बनाए रखता है। और जो दूसरा होता है वो होता है फील्ड वाइंडिंग में ठहराव। फील्ड वाइंडिंग में ठहराव होता है, फील्ड वाइंडिंग में ठहराव। तो देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा डी नंबर। चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन पर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? निरंतर वोल्टेज बनाए रखता है, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो याद रखेंगे जो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है? धारा को एक समान दिशा में एकत्र करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर सही है। याद रखेंगे दो चीज़ होता है, एक होता है स्प्लिट रिंग, एक हमारा स्प्लिट रिंग होता है स्प्लिट रिंग, और दूसरा जो होता है वो होता है स्लिप रिंग। दूसरा क्या होता है? ये होता है स्लिप रिंग। तो आउटपुट इससे हमारा क्या मिलता है? तो आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? तो आउटपुट के लिए ये दोनों चीज़ इस्तेमाल होते हैं। स्प्लिट रिंग जो होता है ये हमारा, इसको हम द्विक परिवर्तक भी बोलते हैं, इसी को हम द्विक परिवर्तक, इसका नाम याद रखेंगे, ये हमारा द्विक परिवर्तक होता है। और जो स्लीप रिंग और ये डीसी प्रदान करता है, और ये क्या प्रदान करता है? तो डीसी प्रदान करता है। और स्लीप रिंग जो होता है ये हमारा एसी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो एसी प्रदान करता है। चलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, वो होगा एक दिशा में, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कहता है? जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे जो हमारा इसका करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा कार्बन और ग्रेफाइट का। इसका नाम जो होता है वो होता है कार्बन बुश। इसका नाम होता है कार्बन बुश। और ये क्या करता है? ये दबाव बनाता है। क्या करता है? तो ये दबाव बनाता है कम्यूटेटर खंड पर। कम्यूटेटर खंड पर ये क्या करता है? तो इसका काम होता है कम्यूटेटर खंड पर दबाव बनाना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है?
भार में भारी शॉर्ट सर्किट से। दूसरा दिया है बिना लोड में लगातार चल रहा है। तीसरा दिया है बिना रुके के लगातार चलना। और डी ऑप्शन दिया है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। तो याद रखेंगे, चुंबकत्व का गुण डीसी जनरेटर इसलिए खो देता है क्योंकि इसकी जो रोटेशन की दिशा होती है वो हमेशा बदलती रहती है। आगे के प्रश्नों की चर्चा अगले भाग में हम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।